आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ट्रेन से उतरने के तुरंत बाद ही मैंने सबसे पहले घड़ी में वक्त देखा। रात के 11:30 बज चुके थे। स्टेशन इतना सुनसान था कि मेरे कदमों की आहट तक को मैं साफ तौर पर सुन पा रहा था। खैर मैं चलकर ट्रेन से थोड़ा दूर गया। पहले तो मैंने सोचा स्टेशन पर ही बैठकर कुछ देर सुस्ताने का, मगर फिर सोचा पहले अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं, फिर आराम से सो ही जाऊंगा। यही सोचकर मैं स्टेशन से बाहर निकलने लगा। स्टेशन से बाहर निकलकर सामने जो नज़ारा था, कहीं ना कहीं वो मेरे जहन में पहले से ही चल रहा था। एक खाली रास्ता और आसपास घना जंगल। उससे भी अजीब बात तो ये थी कि स्टेशन के बाहर कोई खुली दुकान तो दूर, बंद दुकान भी नजर नहीं आ रही थी, जबकि आम तौर पर ऐसा बहुत कम ही मिलता है। खैर गांव का इलाका है, शायद इसलिए ऐसा होगा। यही सोचकर मैं उस खाली रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। दरअसल इस गांव का नाम है मंगलपुर। यहाँ मेरे बाप दादाओं की काफ़ी ज़मीनें हैं और बहुत सारे बंगले भी हैं। मंगलपुर गांव में मेरा आज 10 सालों के बाद आना हो रहा है। दरअसल मैं शहर में रहता हूँ, साथ ही मेरा पूरा परिवार भी। मैं कभी कदार अपनी जायदाद वगैरह देखने के लिए यहाँ आ जाता हूँ, मगर पिछले 10 सालों से मेरा यहाँ पर आना ही नहीं हुआ था। बहुत बार मैंने यहाँ की सारी जायदाद बेचने की भी सोची, मगर ये गांव इतना पिछड़ा हुआ है कि यहाँ पर कोई ज़मीन खरीदना ही नहीं चाहता। रात हर पल और ज़्यादा गहराती जा रही थी। मैं चल तो रहा था, मगर कहीं ना कहीं मुझे ये शक भी था कि कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहा। ऊपर से रास्ते पर कोई नज़र भी नहीं आ रहा था। मैं एक अंदाज़ा लगाकर बस चले जा रहा था। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट नहीं होगी, ये तो मैं पहले से ही जानता था। इसलिए मैं अपने साथ एक बैटरी टॉर्च लेकर निकला था। टॉर्च की लाइट के सहारे अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते के एक किनारे पर मुझे कोई आदमी खड़ा नजर आया। हालांकि उस वक्त वहां पर उस आदमी को देखकर मुझे खुशी होनी चाहिए थी, मगर पता नहीं क्यों खुश ना होकर मैं हैरान हो गया। भला ये आदमी इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहा है। खैर मैं चलकर उस आदमी के पास गया और बोला, भाई साहब, ये दीनानाथ चौधरी की हवेली कहाँ पड़ेगी, आपको पता है क्या? इस पर वो आदमी बोला, दीनानाथ चौधरी की हवेली? हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, चलिए मेरे साथ। उस आदमी की बात पर मैं तुरंत राजी हो गया। 10 घंटों तक वो मुझे रास्ता बताए, इससे अच्छा यही होगा कि वो खुद मुझे वहां तक पहुंचा दे। जिसके बाद मैं उस आदमी के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। मैं काफ़ी थका हुआ था। एक तो ट्रेन का इतना लंबा सफ़र, ऊपर से पता नहीं अब कितना चलना पड़ेगा। तभी चलते चलते उस आदमी ने कहा, गांव में पहली बार आ रहे हैं क्या? इस पर मैंने जवाब दिया, जी ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, 10 सालों के बाद आ रहा हूँ। इस पर उस आदमी ने कहा, मेरा नाम रामू है और मैं यहीं पास ही में रहता हूँ। इतना कहकर वो आदमी इधर उधर की बातें करने लगा। वो आदमी बहुत ही बातूनी किस्म का था। मैं उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था, मगर तब भी वो बकबक किए जा रहा था। अंत में तंग आकर मैंने उस आदमी को बोल ही दिया, कितना बकबक करते हो यार, चुप हो जाओ। इस पर वो आदमी बोला, माफ़ करिएगा साहब, बात करने के लिए हमें कोई मिलता नहीं है ना, इसलिए। फिर मैंने कहा, और कितना दूर चलना पड़ेगा? तब से तो चल रहे हैं हम लोग। इस पर उस आदमी ने कहा, बस आ गए साहब, ज़्यादा दूर नहीं अब।
उस आदमी के इतना कहते ही मुझे सामने एक बड़ी सी हवेली नजर आने लगी। मैं समझ गया कि यही मेरी हवेली है। तभी उस आदमी ने कहा, आ गया साहब, यही है ना आपकी हवेली? मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया और मुझसे हाँ का इशारा पाते ही वो आदमी वहां से कहीं चला गया। मगर वो जब जा रहा था तभी मुझे ऐसा लगा जैसे वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया। खैर, ये मेरी आंखों का धोखा भी हो सकता है। यही सोचकर मैं घर के दरवाजे पर गया। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था जो कि 10 सालों से जंग लगकर पूरी तरह से सड़ चुका था। खैर, मेरे पास उस ताले की चाबी नहीं थी, लिहाजा मैंने पास ही में पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस ताले पर दे मारा। ताला एक बार में ही टूट गया। दरवाजा सरकाकर मैं घर के अंदर दाखिल हुआ। घर की हालत बहुत खराब थी। जगह जगह से दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं। मकड़ियों ने उस घर को अपना घर बना लिया था। धूल की एक मोटी परत किसी चादर की तरह पूरे घर में बिछी थी। 10 सालों में घर का ये हाल होना लाजमी ही था। मैंने सोचा पूरा घर कल साफ करूंगा, आज बस एक कमरा साफ करके सो जाता हूं। मैंने वही किया, एक कमरा साफ करके पलंग पर लेट गया। हालांकि आमतौर पर मुझे ऐसी जगहों पर नींद बहुत कम ही आती है, पर क्योंकि मुझ पर सफर का थकान हावी था इसलिए मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। कुछ देर मैंने प्यास को बर्दाश्त किया, मगर जब नहीं हुआ तो मुझे उठना ही पड़ा। जहां तक मुझे याद था, घर के पीछे की तरफ एक बड़ा सा कुआं था। पता नहीं अब होगा या नहीं। इतना सोचकर मैं पलंग पर से नीचे उतरा और टॉर्च लेकर अपने कमरे से बाहर निकलने लगा। घर में इतना अंधेरा फैला हुआ था कि टॉर्च के अलावा कोई चारा ही नहीं था। कमरे से बाहर निकलकर मैं घर के मेन हॉल में पहुंचा और वहां से घर के पीछे जाने का दरवाजा खोजने लगा। सब कुछ धूल में इस कदर सना हुआ था कि किधर दरवाजा है और किधर दीवार पता ही नहीं चल रहा था। जैसे तैसे आधी नींद में ही मैंने दरवाजा ढूंढा और दरवाजे से घर के पीछे पहुंचा। घर के पीछे बगान में पहुंचकर मैं टॉर्च घुमाकर कुआं ढूंढने लगा। थोड़ी ही देर में मुझे कुआं दिखा, जिसके पास ही में रस्सी बांधकर एक बाल्टी रखी हुई थी। मैं उस कुएं के पास गया और बाल्टी को कुएं में डाला। थोड़ी देर रस्सी पकड़कर रखने के बाद मुझे जब ये एहसास हुआ कि बाल्टी भर चुकी है तो मैं रस्सी पकड़कर बाल्टी खींचने लगा। मगर ये क्या, मैं रस्सी से बाल्टी खींच ही नहीं पा रहा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतना कमजोर तो नहीं हो सकता कि एक बाल्टी ना खींच पाऊं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी बाल्टी को कुएं के नीचे से पकड़कर रखा हो। मुझे लगने लगा था कि जरूर दाल में कुछ काला है। लिहाजा मैंने अपना टॉर्च निकाला और टॉर्च को कुएं के अंदर घुमाया तो कुएं के नीचे का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगीं, क्योंकि कुएं के नीचे एक आदमी था और उस आदमी ने मेरी बाल्टी को पकड़ रखा था। मगर हैरानी वाली बात तो ये थी कि वो आदमी कुएं के पानी में डूब नहीं रहा था, जैसे वो पानी में उड़ रहा हो। डर के मारे मैंने बाल्टी की रस्सी को अपने हाथों से छोड़ दिया और बगान से भागकर वापस घर में आ गया। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं भागकर वापस अपने कमरे में गया और कमरे में जाकर
पलंग पर लेटने जा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र पलंग पर गई, जहां वही आदमी लेटा हुआ था जिसे मैंने कुएं में देखा था। मेरे डर की कोई सीमा ना रही, लेकिन आखिर ये हो कैसे सकता है? अभी तो ये आदमी कुएं में था, फिर इतनी जल्दी कुएं से निकलकर पलंग पर कैसे आ गया? अब ये तो पक्का था कि ये आदमी भूत है, इसलिए मैं तुरंत उस घर से बाहर निकलकर भागने लगा। भागते भागते मैं बार बार पीछे भी देख रहा था कि कहीं वो आदमी मेरे पीछे तो नहीं आ रहा, मगर ऐसा नहीं था, वो आदमी मेरे पीछे नहीं आ रहा था। भागते भागते मैं सीधे गांव में जाकर ही रुका। वो पूरी रात मैंने गांव में ही गुजार दी। बाद में जब मैंने इस बात का जिक्र एक साधु महाराज से किया तो उन्होंने बताया कि बहुत सालों से अगर कोई घर खाली पड़ा हो, यानी उसमें इंसान का वास ना हो, तो उसमें आत्माओं का वास हो जाता है। उस दिन मैंने अपने घर में पूजा करवाई और अब मैंने गांव के ही एक आदमी को उस घर में रहने के लिए रख लिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। एक शाम जब मैं ऑफिस से निकलने ही वाला था, तभी मेरे बॉस ने मुझे और मेरे दोस्त अतुल को बुलाकर कहा, सुनो तुम दोनों, आज ही काम से सिल्लीगुड़ी निकलना पड़ेगा। वहाँ के कारखाने में कुछ दिक्कत आ गया है, उसे देखने के लिए। जिस पर मैंने कहा, वो तो ठीक है बॉस, पर हम लोग जाएंगे कैसे? इस पर बॉस ने कहा, तुम लोग ऑफिस की कार लेकर चले जाओ। बॉस की बात सुनकर हमें गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर हम कर भी क्या सकते थे? बॉस की बात ना मानना मतलब कि काम से हाथ धो बैठना। खैर, हम जाने को तैयार हो गए, जिसके बाद हमने तय किया कि हम अभी घर जाएंगे और ठीक 1 घंटा बाद वापस ऑफिस में ही मिलेंगे और यहीं से सिल्लीगुड़ी के लिए निकल पड़ेंगे। पूरी बात करने के बाद मैं और अतुल अपने अपने घर चले गए और घर से फ्रेश होकर 1 घंटे बाद वापस से ऑफिस पहुँचे और कार लेकर सिल्लीगुड़ी की तरफ निकल पड़े। कार चला रहा मैं जब अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। काफ़ी ठंड का मौसम होने के कारण अभी से ही कोहरे ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया था। अभी मैं कार भगा ही रहा था, तभी मेरी बगल की सीट पर बैठे अतुल ने कहा, अगर हम लोग बिना रुके कार चलाएंगे ना तो रात 3 बजे तक कारखाना पहुंच जाएंगे। एक बात तो अच्छी थी कि हम दोनों को ही कार चलाना आता था, तो बारी बारी करके कार चला लेंगे, जिस कारण हमें थोड़ी कम परेशानी होगी। रात का खाना भी हम घर से खाकर आए थे, तो कार को अब कहीं भी रोकने की ज़रूरत नहीं थी। करीब 1 घंटा कार चलाने के बाद, यानी कि रात के 9 बजे तक हाईवे काफ़ी सुनसान हो गया था। बस इक्का दुक्का ट्रकें ही बीच बीच में पार हो रही थीं। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी मोबाइल पर टाइम पास कर रहे अतुल ने कहा, 1 किलोमीटर आगे से राइट लेना। मैप बता रहे कि वो रास्ता काफ़ी शॉर्टकट है। शॉर्टकट मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग शॉर्टकट में फंसते ही हैं। जिस पर मैंने अतुल से कहा, भाई मेन रास्ते से चलते हैं ना, वो क्या है कि शॉर्टकट अच्छा नहीं होता। जिस पर अतुल ने कहा, क्या तू भी बच्चों ऐसी बात करता है? कुछ नहीं होगा, हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। तू 1 किलोमीटर आगे मोड़ के पास कार रोक, उसके बाद मैं चलाता हूँ। मैंने भी ठीक वैसा ही किया। 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद उस मोड़ के पास कार को रोका, जिसके बाद अतुल ने उस शॉर्टकट रास्ते पर कार चलाना शुरू कर दिया। वो एक काफ़ी सुनसान सन्नाटे से घिरा एक शॉर्टकट रास्ता था,
जिसके दोनों ओर बस घने जंगल ही दिखाई पड़ रहे थे। अंधेरा तो इस कदर छाया हुआ था कि हमारी कार की हेडलाइट की रोशनी भी कम पड़ रही थी। अभी मैं चुपचाप ठंड के कारण दुबक कर बैठा हुआ ही था कि तभी अतुल ने जोरदार ब्रेक मारी। अतुल ने इतना जोरदार ब्रेक मारा कि मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया और मैंने चिल्लाकर अतुल से कहा, पागल वागल हो गया क्या? बेमतलब का ब्रेक क्यों मार रहा है? मैं ये बोलकर जैसे ही अतुल की तरफ मुड़ा तो उसका चेहरा मानो पूरी तरह से सूख चुका था, जिस पर मैंने अतुल से कहा, क्या हुआ? इतना डरा हुआ क्यों है? जिस पर अतुल ने काफी डरी हुई आवाज में कहा, एक बच्चा अचानक हमारी कार के सामने आ गया, मगर वो इंसान नहीं लग रहा था। उसके सर पर 2 सींग भी थे। अतुल की ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, मगर मैं इस बात को पूरी तरह से नकार भी नहीं सकता था, क्योंकि जब अतुल ने ब्रेक मारा तो मैं सामने नहीं देख रहा था। खैर फिर भी हिम्मत जुटाकर मैं कार से निकला और इधर उधर देखने लगा, मगर मुझे वैसा कुछ दिखा नहीं जैसा अतुल बता रहा था। जिसके बाद मैं वापस कार में आया और हम लोग वापस से आगे बढ़ने लगे, मगर सच में वो रास्ता काफ़ी डरावना लग रहा था। रास्ते के किनारे लंबे लंबे पेड़ उस रास्ते को और भी ज़्यादा डरावना बना रहे थे। अभी अतुल कार भगा ही रहा था, तभी हमें कार के ऊपर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे कोई कार के ऊपर कूद रहा हो। मगर ये कैसे हो सकता है? हमारी कार लगभग 60-70 की स्पीड में चल रही थी, तो कार के ऊपर कौन हो सकता है? अभी हम ये सोच ही रहे थे कि तभी एक बच्चा अचानक ही हमारी चलती कार के छत से कूदकर कार के बोनट पर आकर बैठ गया। हमने जब उस बच्चे की शक्ल की तरफ देखा तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि वो बच्चा कोई इंसानी बच्चा नहीं था। अतुल ने जैसा बताया था वो बच्चा हूबहू उसी तरह दिख रहा था। उसके सर पर 2 बड़े बड़े सींग थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उस राक्षस को देखकर हम दोनों काफ़ी डर गए और अतुल कार को और तेजी से भगाने लगा ताकि वो राक्षस भाग जाए, मगर इसका उस राक्षस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, मानो वो हमारी कार की बोनट पर जम सा गया हो। अब वो राक्षस वाइंडशील्ड में जोर जोर से अपने पैरों को पटकने लगा ताकि वो अंदर आ सके। 2-3 बार पैर पटकने के बाद वो राक्षस कुछ हद तक अपने मकसद में सफल होने लगा। तभी मुझे रास्ते के किनारे कुछ ही दूरी पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखा, तो मैंने अतुल को चिल्लाकर कार उस आदमी के पास ले जाने के लिए बोला। उस आदमी के करीब जाते ही वो राक्षस एकदम से गायब हो गया। अतुल ने कार को उस आदमी के पास रोका तो उस आदमी ने कहा, भाई साहब मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? हम तो काफ़ी डरे हुए थे और उस आदमी को देखकर हमें थोड़ी हिम्मत भी मिली थी, लिहाजा हमने उस आदमी को कार में बिठा लिया और हम लोग आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए हमने अपनी पूरी आपबीती उस आदमी को बताई, जिस पर उस आदमी ने कहा, हाँ भाई साहब, इस जंगल में राक्षसों का बसेरा है। अच्छा हुआ कि मैं वहाँ खड़ा था, वरना आप लोग मारे जाते। उस आदमी की बात पहले पहले तो मुझे ठीक लगी, मगर फिर मेरे जहन में एक सवाल दौड़ने लगा कि अगर ये आदमी उस राक्षस के बारे में जानता था तो यहाँ क्या कर रहा था। इस सवाल को मैं ज़्यादा देर तक अपने जहन में नहीं रख सका। फिर मैंने उस आदमी से पूछा, आप यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे थे और आपको उन राक्षसों से डर नहीं लगता? इस पर उस आदमी ने कहा, मैं यहाँ 1 महीने से किसी से लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ और आज आप लोगों ने मुझे लिफ्ट दिया, और उन राक्षसों से मैं एक बार डरा था, अब मुझे उनसे डर नहीं लगता। इस पर मैंने कहा, क्या बोल रहे भाई साहब आप? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है।
जिस पर उस आदमी ने बताना शुरू किया। आज से 1 महीना पहले मैं साइकिल लेकर इस रास्ते से गुजर रहा था, मगर कुछ आगे जाते ही मेरी साइकिल का टायर पंचर हो गया। काफ़ी रात का समय था, तो पैदल ना जाकर किसी से लिफ्ट मांगना ही ठीक समझा। मैं वहीं रास्ते के किनारे खड़े होकर किसी गाड़ी के आने का इंतज़ार करने लगा। तभी मुझे जंगल की तरफ से वो राक्षस आता हुआ दिखा। उस भयानक राक्षस को देखकर मैं काफ़ी डर गया और दौड़कर भागने लगा, मगर वो राक्षस भी मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा था। मैं इतना डर गया था कि मैंने अपना आपा खो दिया और उधर से आ रही एक ट्रक से जा टकराया और मेरी मौत वहीं हो गई। इतना बोलकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और हवा में धुआं हो गया। मगर उस रात उस आदमी के चलते ही हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।